हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। अगर आप भी न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के लिए प्लान आउट कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो पूरी की पूरी फाइनेंशियल से रिलेटेड रहने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर आप न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के लिए प्लान आउट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जितनी भी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के लिए जा रहे हो, डजंट मैटर इट्स फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 1.5 ईयर, ठीक है, आप उतने ही ड्यूरेशन का आपको अपना ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस दिखाना है। आई नो कि अदर कंट्री के कंपैरिजन में न्यूजीलैंड फाइनेंशियल्स को लेके बहुत ज़्यादा फंसी है, बहुत ज़्यादा फंड्स दिखाने पड़ते हैं, बट फाइनेंशियल बहुत इजीली न्यूजीलैंड के लिए मैनेजेबल रहते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड के लिए प्लान आउट कर रहे हो और कंफ्यूजन है कि कौन कौन हमें स्पॉन्सर कर रहा है, तो न्यूजीलैंड में आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स नाना नानी, दादा दादी, यानी कि मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके रियल ब्रदर सिस्टर स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड और आपके इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपका कोई भी रिलेटिव, फर्स्ट रिलेशन वाला रिलेटिव, अगर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में सिटीजनशिप रखते हैं, उनके पास सिटीजनशिप कार्ड है, तो वो भी आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या जितना भी आपके पास फाइनेंशियल शॉर्ट पड़ रहा है आप उसको शो कर सकते हो। अब न्यूजीलैंड में किस तरह के फाइनेंशियल्स को एक्सेप्ट किया जाता है? बच्चों के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स ये रहते हैं कि हमारा पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा है, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा पड़ा है, या फिर हमने म्यूचुअल फंड्स में उस पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो वाला पैसा भी इमिग्रेशन एक्सेप्ट करती है। आप उस पैसे को भी यूटिलाइज कर सकते हो, पर मेक श्योर कि आप उसको किसी अदर नेशनलाइज बैंक में लेके आओ, ताकि हम उसको यूज कर पाए विद द जस्टिफिकेशन कि वो पहले पैसा आपके पास कहाँ पर पड़ा था। आप सेविंग्स दिखा सकते हो, आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स दिखा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो अपना जीपीएफ, पीपीएफ भी दिखा सकते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप ये गवर्नमेंट फंडिंग को यूज कर रहे हो, उसके साथ एक लेटर आपने जरूर अटैच करना है, जिसके बीच में ये लिखा हो कि इसकी विड्रॉल कैपेसिटी कितनी है। कि अगर जीपीएफ आप यूज कर रहे हो तो वो जीपीएफ 70% विड्रॉल अमाउंट वाला है या 90% विड्रॉल अमाउंट वाला है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप उसकी जस्टिफिकेशन दोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी सेल के डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल पड़े हैं, तो वो वाला फंड भी यूज हो जाता है। बट उस फंड को आपको थोड़ा सा पुराना करना पड़ेगा। वो जस्टिफिकेशन वाला पैसा जरूर है, बट अगर आप उसको थोड़ा सा पुराना करके चलोगे, वो आपके लिए उतना ही कंफर्टेबल हो जाएगा और इमिग्रेशन को वेरिफिकेशन करने में भी इजी रहेगा। जब भी आप किसी भी पर्सन को एज अ स्पॉन्सर अपनी फाइल में ऐड कर रहे हो, या कोई भी आप नेशनलाइज बैंक दिखा रहे हो, तो मेक श्योर कि उनकी बैंक की केवाईसी जरूर अपडेटेड हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आधार कार्ड के ऊपर या पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर जाती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जब भी आप फाइनेंशियल्स लगाओ, अपनी केवाईसी को, अपने पेरेंट्स की केवाईसी को प्लीज उनको एक प्रॉपर वे में चेक करके चलो। इन फंड्स के अलावा आप अपनी सैलरी का भी जो आपका अमाउंट रहता है, दैट इज अ प्रूफेबल अमाउंट, कि हाँ आप वर्किंग हो, आपको हर मंथ में सैलरी आ रही है, आप उसको भी एज अ फाइनेंशियल दिखा सकते हैं। या फिर वो वाले बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी किसी अदर कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, यूएसए, किसी भी अदर कंट्री में अप्लाई कर रहा था, उसकी ट्यूशन फीस पे करी है, उसका लिविंग एक्सपेंस आपने पे करा है, आप उस अमाउंट को भी यूटिलाइज कर सकते हो इन फाइनेंशियल्स के लिए। आपको उस फंड को कभी पुराना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीइंग अ रीजन कि अगर मान लो आपने उसको पे करा था आज से 3-4 महीने पहले, आपने पे करा, फिर आपका रिफंड का प्रोसेस चला, जब आप उस अमाउंट को पे करते हो, वो जाहिर सी बात है आपके बैंक अकाउंट में 1-1.5 महीना पुरानी हुई होती है फंड। फिर जब आप उसको पे करते हो, इमिग्रेशन का प्रोसेस चलता है, 1.5-2 महीने उसमें निकल जाते हैं, आपका रिफंड आता है, 2-2.5 महीने उसमें निकल जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाला जो अमाउंट रहता है वो 6 महीने पुराना हो जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी वरी करने की जरूरत नहीं है कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन तो 6 महीने पुराना फंड मांगती है। हम 6 महीने पुराना फंड कहाँ से लेके आए? हमारा तो ऑलरेडी पैसा वहां पे स्टक पड़ा है, या हमारा रिफंड का अमाउंट था, हमारे पास रिटर्न आया, तो आप उस वाले पैसे को भी बड़ा इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 6 महीने पुराना फंड नहीं पड़ा है, तो उसके अपार्ट आप क्या कर सकते हो?
उसके अलावा आप लोग लोन्स ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हो। एजुकेशन लोन आपकी पूरी की पूरी फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस कवर कर देता है। मेक श्योर कि अगर आप फुल अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन ले रहे हो तो वो एक सिक्योर्ड यानी कि कोलेटरल लोन होना चाहिए। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो तो उसकी वैल्यू 7 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई अदर लोन जैसे कि गोल्ड लोन या फिर प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टी यानी कि आप गोल्ड लोन या पर्सनल लोन ले रहे हो तो उसकी वैल्यू 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई एजुकेशन लोन या कोई भी लोन आप दिखा रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी आपकी फैमिली की एनुअल इनकम की जस्टिफिकेशन दे के चले, ताकि इमिग्रेशन को इस चीज़ का भी डाउट ना रहे कि आपके पेरेंट्स तो 5 लाख रुपए कमाते हैं बट हमने 25 लाख का एजुकेशन लोन ले लिया है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं अच्छी है तो इस वजह से हम आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप लोन लो या कोई भी ऐसा फंड जो अनप्रूफेबल है आप उसको लगा देते हो तो इमिग्रेशन उसकी वजह से आपको रिजेक्शन भी दे सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता भी है जिनको फाइनेंशियल्स के बारे में प्रॉपर वे आउट नहीं पता होता कि हम कौन सा फंड किस वे में चला सकते हैं। उसके अलावा कुछ अदर मोड ऑफ अमाउंट्स रहते हैं जैसे कि गिफ्ट्स अमाउंट वगैरह भी रहते हैं, आप उसको भी चला सकते हो। पर अगर आप कोई भी ऐसा फाइनेंशियल चला रहे हो तो उसको आपने विद जस्टिफिकेशन लेके चलना है, ताकि इमिग्रेशन को आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी डाउट ना हो या उनको ऐसा ना लगे कि बच्चे की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है जिसकी वजह से हम बच्चे को वीज़ा ग्रांट नहीं कर सकते। अगर इससे रिलेटेड या फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर आपके कोई भी और कंसर्न है या कुछ और भी न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा से रिलेटेड पूछना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो या फिर आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू।